अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि टॉर्क क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसका फर्दर फार्मूला क्या है। ठीक है। अच्छा, अभी तक छोटी क्लासेस में आप लोगों ने टॉर्क का फार्मूला पढ़ते हुए आए होंगे। टॉ इज़ इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ठीक है। अच्छा, डी क्या था यहाँ पे? मोमेंट आर्म था, और एफ क्या थी? फोर्स थी, अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अब ये मोमेंट आर्म क्या है, इसके ऊपर हम अभी अच्छे से बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे बात की जाए तो जो फोर्स है हमारे पास, अभी पीछे हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे थे सर्कुलर मोशन का। मेरे पास जो सर्कुलर मोशन हो रहा था वहाँ पे फोर्स जो सर्कुलर मोशन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे, उसमें क्या हो रहा था? हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज़ आ रही थी। ठीक है। अच्छा, उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं लीनियर डोमेन की, तो जो काम फोर्स लीनियर डोमेन में करती है, जैसे हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है। फोर्स क्या कर रही है? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो बस इसी तरीके से फोर्स जो काम लीनियर डोमेन में करेगी, जो टॉर्क हमारे पास है, टॉर्क हमारे पास वही काम एंगुलर डोमेन में करेगा। मिसाल के तौर पे, जैसे फोर्स हमारे पास अगर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है लीनियर डोमेन के अंदर, तो टॉर्क क्या कर रहा होगा? टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डोमेन के अंदर। क्या करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन किस में? एंगुलर डोमेन के अंदर। और टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा होता है, ये भी हम अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, टॉर्क की एग्जांपल कैसे? जब कोई बॉडी जैसे रोटेट हो रही होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी, ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ, तो इसका मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। टॉर्क को डिफाइन कैसे करते थे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें, आपका डोर का हैंडल होता है ना, आप उसको ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो डोर ओपन हो जाता है, ऐसे घुमाते हैं तो डोर ओपन हो जाता है। ठीक है। तो क्या किया आपने? हैंडल के ऊपर फोर्स लगाई, उससे रोटेशन प्रोड्यूस हुई ना, यहाँ पे आपने इसको रोटेट किया हैंडल को, तो क्या हुआ? वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि टॉर्क का काम है, मैंने क्या बताया भी, एंगुलर डोमेन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन को चेंज करना। जैसे फोर्स का काम लीनियर डोमेन में लीनियर एक्सेलरेशन को लाना है, तो टॉर्क का काम उस तरह है एंगुलर डोमेन में एंगुलर एक्सेलरेशन को लाना। ठीक है। फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई रॉड है। ठीक है। ये मेरे पास एक रॉड है। ठीक है। ये इसका है पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है? जिस पॉइंट के अराउंड वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है। जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ये इसको देख लें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा? ये रहा, जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। इस रॉड को थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है। ठीक है। ये एक रॉड है मेरे पास। ठीक है। इसको छोड़ दें, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई। ठीक है। ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यानी कि वो पॉइंट जिसके अबाउट ये रॉड मूव कर सकती है। अच्छा, मैंने क्या किया? ये रॉड अभी रेस्ट में थी, बिल्कुल रुकी हुई थी। ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई। ठीक है। मैंने क्या लगाई? इसके ऊपर फोर्स लगाई। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो मेरे पास जो रॉड है वो रोटेट करेगी। रॉड क्या करेगी? रोटेट करेगी। मैंने फोर्स लगाई, अपने पॉइंट ऑफ रोटेशन तो इसका फिक्स्ड है। ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करते हुए रोटेट होगी। क्यों रोटेट होगी? मैंने फोर्स लगाई इसके ऊपर एक। ठीक है। अच्छा, मैंने इसी चीज़ को ना यहाँ पे थोड़ा साफ़ करके बना दिया। अब यहाँ देखें, ये क्या था? मेरा ऑब्जेक्ट था जिसका पॉइंट ऑफ रोटेशन ये रहा। ठीक है। फिक्स्ड है। ठीक है। मैंने क्या किया? इसके ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई की, जो मैंने फोर्स अप्लाई की उसके ऊपर ऐसे की ना, ऐसे की, तो मैंने फोर्स की डायरेक्शन ऐसे दिखा दी। ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया, इसको कहते ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, उससे क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट करा। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रोटेट करेगा मेरा। ठीक है। क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन एक फिक्स है, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट मेरा रोटेट करा। तो इससे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क क्यों प्रोड्यूस हुआ भाई? टॉर्क की डेफिनेशन क्या थी? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का वो इफेक्ट जिससे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाए। ठीक है। तो वो हमारा टॉर्क होता है। अच्छा, जिसका फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा हुआ भी था इसमें, टॉ इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। अब ये डी क्या था? ये मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म कैसे? यहाँ पे देखो, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन से
लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होता है मोमेंट आर, वो होता है मेरे पास मोमेंट आर्म। ठीक है, आई होप सो ये वाली बात समझ आती होगी। ठीक है, अच्छा अब टॉर्क का एक और फार्मूला होता है हमारे पास जो कि होता है आर एफ साइन थीटा, कैपिटल एफ है ये, आर एफ साइन थीटा। अब देखते हैं ये वाला कैसे ड्राइव होके आ रहा होता है भाई। अच्छा देखो, फर्स्ट करो मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर। पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है, अगर तो आपने पिछली वीडियोस देखी हुई होंगी तो मैंने अच्छे से पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस बताना पोजीशन वेक्टर का मेरा काम होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने ये पॉइंटेड से शो कर दिया, डॉट से शो कर दिया है मैंने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये इसके ऊपर समहाउ फोर्स लगी है। ठीक है, अब फोर्स क्या है मेरे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर होता है ना बेटा, उसके पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है डायरेक्शन। वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली साइड मेरे पास आ जाएगी एफ कॉस थीटा और ये वाली आ जाएगी एफ साइन थीटा। ये क्या है दोनों, ये है फोर्स के कंपोनेंट्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो फोर्स का कॉस कंपोनेंट है यानी कि एफ कॉस थीटा जो है वो मेरे पार्टिकल को क्या करवा रहा है, स्ट्रेट लीनियर मोशन करवा रहा है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करवा रहा है। वो क्या करवा रहा है, सीधा सीधा का पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको सीधा ही लेके जा रहा है, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं ला रहा है, कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं ला रहा है। बजाय उसके जो मेरा एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, फोर्स का जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वो डायरेक्शन में चेंज ला रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड्स टर्निंग इफेक्ट ला रहा है, टर्निंग इफेक्ट लेकर आ रहा है। जबकि एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इसको सीधा लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और टॉर्क के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या पढ़ा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, तो अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या है, एफ डॉट डी, सिंपल उसमें। अच्छा, ये टॉर्क ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फोर्स का वो कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा वो कंपोनेंट है जो इसके अंदर टर्न कर रहा है, इसको सीधा नहीं लेके जा रहा है, वो है मेरे पास एफ साइन थीटा। क्या है, एफ साइन थीटा, एज इट इज लिखा। और यहाँ पे जो यहाँ पे डी है, डिस्टेंस मेरे पास वही है, आर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा खोल के लिख लें भाई, एफ आर साइन थीटा। अच्छा, ए क्रॉस बी मेरे पास जो बराबर होता है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। ठीक है, अच्छा क्योंकि मैंने अभी वेक्टर नहीं पढ़ाया है तो ये भी दिमाग में बस अपने रख लिया कि ए बी दो वेक्टर हैं। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो मेरे पास अभी क्या, मुझे ये वाला फैक्टर नज़र आ रहा है, एफ आर साइन थीटा को ए बी साइन थीटा से कंपेयर करें तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं क्या इसकी जगह टॉ इज इक्वल्स टू टॉ इज इक्वल्स टू इसकी जगह एफ आर साइन थीटा की जगह क्या मैं आर क्रॉस एफ लिख सकती हूँ। भाई इन दोनों वेक्टर के ऊपर जब क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई होगा तो यही फॉर्म आ जाएगी ना। देखो ए बी लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा हाँ ये एक वेक्टर का साइन आता है, सॉरी। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का तरीका होता है हमारा अब। ठीक है, आई होप सो आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो मैं ये वाला चैप्टर जब कराऊंगी तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। अभी दिमाग में ये रख लो कि क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ए बी दो वेक्टर हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये दो वेक्टर थे, इन दोनों को ओपन करो तो ए बी साइन थीटा था। ठीक है, तो आर एफ को जब ओपन करोगे तो एफ आर साइन थीटा। ठीक है, अभी तक ये वाली बात आई होप सो समझ आ गई होगी। अच्छा, आर क्रॉस एफ ही लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है भाई, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं लिखते भाई, बेटा डायरेक्शन का फ़र्क आ जाता है। कैसे, अभी देखते हैं। ये अपने पास लिख के रख लेना कि एफ क्रॉस आर नहीं है, ये आर क्रॉस एफ है। क्यों है, अभी मैं टॉर्क की डायरेक्शन निकाल के आपको दिखाती हूँ, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, ये आर क्रॉस एफ ही है बेटा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलती है। टॉर्क की डायरेक्शन सिंपल हम निकाल रहे होते हैं राइट हैंड रूल के ज़रिए भाई। अब वो कैसे निकालते हैं देखते हैं, ताकि उससे ये वाली चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि आर क्रॉस एफ क्यों है भाई, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आर क्रॉस एफ, यानी कि पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, टॉर्क को हम ये भी डिफाइन कर रहे होते हैं ऐसे। अच्छा,
अब गौर से सुनो मेरी बात मेरी, ठीक है। ये मेरे पास एक वेक्टर है r, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर r है और ये मेरे पास एक वेक्टर है फोर्स का, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये सुन लो कि जब वेक्टर्स को मिलाते हैं ना, यानी कि तो ऐसे मिलाते हैं कि इनकी टेल मिले। टेल मिले कैसे भाई? देखो, ये मेरे पास एक एरो है, ये वेक्टर को ऐसे शो कर रहे होते हैं, ये इसका हेड है, ये पीछे जो है ना, ये पीछे इसकी ये टेल है। ऐसे मिलाते हैं, ऐसे इनके दरमियान एंगल बनवाते हैं कि इन दोनों की टेल आपस में मिल जाए, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एक समझो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये रहा वो एंगल। अब राइट हैंड रूल से कैसे निकालेंगे कि टॉर्क किस तरफ डायरेक्टेड है? भाई मेरा टॉर्क किधर है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे टॉर्क की इसमें राइट हैंड रूल के ज़रिए। सिंपल, आपने क्या करना होगा, अपना राइट हैंड लेना है, अपना राइट हैंड लें, ठीक है। जो आपका पहला वेक्टर है, अब जो पहला वेक्टर है उसके ऊपर अपना हाथ प्लेस करें। अच्छा, अब आप अगर ऐसे करें तो आप उस तरफ अपना हाथ अगर मोड़ेंगे, देखो पहले सुनो, अपना राइट हैंड लें और पहले वाले वेक्टर की तरफ प्लेस करें, ठीक है। प्लेस कर दिया, वो क्या है, मेरा पहला वेक्टर क्या है, देखिए पहला वेक्टर मेरे पास है, मेरा r है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने अपना हाथ प्लेस कर दिया और अपनी फिंगर्स को उस तरफ मूव करना है जहाँ पे मेरा दूसरा वेक्टर डायरेक्टेड है। अब अगर आप लोग कहते हैं कि भाई r के ऊपर ऐसे हाथ रख लिया, अब घुमाएं, भाई तो मैंने बोला फिंगर्स को उस तरफ रोटेट करना है जहाँ पे दूसरा वेक्टर डायरेक्टेड हो। अब इस तरफ अगर मैं घुमाऊँ, बेटे यहाँ पर तो कोई वेक्टर ही नहीं है ना, यहाँ पर कौन सा वेक्टर नज़र आ रहा है? तो मैंने क्या किया, अपना राइट हैंड लिया, मैं राइट हैंड लिया अपना, ठीक है, आर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को रखा, ठीक है, और अपनी जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स उनको इस तरीके से मूव करें कि दूसरे वेक्टर की तरफ मूव कर जाएं। मैंने रोटेट किया तो मेरा थंब कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, थंब कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, इन्वर्ट। तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इन्वर्ट आ रही है। क्यों आ रही है भाई? अपना सिंपल ये राइट हैंड लो, उसको पहले वेक्टर की तरफ रखें। पहला वेक्टर क्या है, आर, रख दिया मैंने भाई। फिंगर्स को कहाँ रोटेट करें, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कर दिया भाई। थंब कहाँ आ रहा है, इन्वर्ट, थंब कहाँ आ रहा है, इन्वर्ट, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई सिंपल मेरे पास, इन्वर्ट, ठीक है। अच्छा भाई, अब करके देखते हैं कि भाई एफ क्रॉस आर भाई क्यों नहीं ले रहे हैं। एफ क्रॉस आर वाली बात भी अभी समझ आ जाएगी क्यों नहीं ले रहे। अच्छा, अब क्या करें, पहला वेक्टर क्या है मेरे पास, एफ है, ठीक है, एफ है, तो एफ की तरफ अपना हाथ रखें, ठीक है। एफ़ की तरफ अपना हाथ रखा, जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ हाथ रखें, ठीक है। अपनी फिंगर्स को उस तरफ रोटेट करें जहाँ पे दूसरा वेक्टर है। मैंने भाई कर दिया रोटेट। अब थंब कहाँ आ रहा है मेरा, आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है ना, ठीक है। अब देखें इससे क्या बात समझ आ रही है। यहाँ पे अगर मैंने एफ़ क्रॉस आर करा तो मेरी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। पहले वाले जब मैंने आर क्रॉस एफ करा तो उसका मतलब था कि टॉर्क कहाँ है, इनवर्ड है। दूसरा वाला किया तो टॉर्क आउटवर्ड है, जबकि ये गलत है। दोनों डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब एफ क्रॉस आर करने से मेरा आंसर गलत है, क्योंकि मेरा टॉर्क इनवर्ड आना चाहिए था। मेरा टॉर्क कहाँ आ रहा है, ये एफ क्रॉस आर करने से आउटवर्ड आ रहा है। तो इस वजह से ये बात भी अपने पास नोट करके रख लिएगा कि ए क्रॉस बी इज़ नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अपने जहन में रख लिएगा, ठीक है। आई होप सो ये डायरेक्शन वाली बात आपको समझ आ गई होगी। चलें अब हम मूव ऑन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, उसके टॉपिक को अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी तक छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे एक कॉन्सेप्ट लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या था। अगर नहीं पता आपको मोमेंटम क्या होता था, हम बोलते थे क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। सिंपल ज़बान में अगर मैं आपको बताऊं, अब क्वांटिटी ऑफ मोशन भाई कैसे सही से समझाएं। अच्छा देखो, मेरे पास से अगर कोई कार है और वो ट्रैक पे मूव करती हुई सिंपल जा रही है, तो लीनियर मोमेंटम का एक फार्मूला पढ़ा था, P इज़ इक्वल्स टू एम वी, वेयर एम मास था, वी वेलोसिटी थी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी उसके अंदर सलाहियत है, टोटल उसके अंदर जो क्वांटिटी है जिसकी वजह से वो मोशन परफॉर्म कर पा रहा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो कार्स अब मूव कर रही हैं, दो कार्स मूव कर रही हैं, दोनों की भाई वेलोसिटी सेम है, लेकिन ये जो कार, ये दोनों का एक का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया, भाई दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई जा रही हैं। अच्छा, ए का जो मास है ना वो 40 kg है, इस वाली का जो मास है वो था
मिसाल के तौर पे बता रही हूँ बस मैं, ठीक है। इसका 20 kg है, ठीक है, मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया है, मुझे नहीं पता मास होता कितना है अंदाज़न, सही है। अच्छा, वेलोसिटी सेम है लेकिन इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो इससे ज़्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम है, मोमेंटम है क्या, या मतलब ये जो कार है इसकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यानी कि मोशन परफॉर्म करने की, मूव करने की जो सलाहियत होगी वो इसके कंपेयर टू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास भी ज़्यादा है। वेलोसिटी चलो अगर सेम है दोनों की, फ़र्ज़ करो ये अगर 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो ये भी उसी से जा रही है, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा क्यों हो रहा है? मोमेंटम को हम डिफ़ाइन क्या कर रहे हैं? मोशन की क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी क्या, उसके अंदर जितनी सलाहियत मौजूद है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, यानी कि उसका जो मास और वेलोसिटी है दोनों वो बताएगा कि उसकी मोशन करने की सलाहियत कितनी है। सिंपल वर्ड्स में अगर मोमेंटम आपको बताना चाहूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। आई होप सो ये लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो एक एग्जांपल थी कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कि मोमेंटम एक्चुअली है क्या। बॉडी के मोशन परफॉर्म करने की क्वांटिटी कितनी है वो हमें मोमेंटम कहते हैं, हम उसको सिंपल ज़बान में अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो एक, तो सिंपल ज़बान में लीनियर मोमेंटम क्या था कि अगर लीनियर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें कितनी सलाहियत है। सिंपल ज़बान में अगर मैं आपको बताऊं। अब अगर एंगुलर की ऊपर बात आती है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए पहले कि एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास आर क्रॉस पी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, जैसे मैंने अभी टॉर्क को पीछे डिफ़ाइन क्या किया था, टॉर्क को मैंने कैसे लिखा था, आर क्रॉस एफ, ठीक है, यानी कि बॉडी के रोटेट करने की सलाहियत कितनी है, ठीक है। ये क्या था, आर क्रॉस एफ, इसको हम कहते हैं, टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको एंगुलर मोमेंटम के थ्रू अगर कंपेयर करते हुए देखें तो एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, सिंपल ज़बान में मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या था, मोमेंट आर्म है ये था मोमेंट आर्म, और ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। मोमेंट आर्म मैंने क्या बताया था अभी, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा मोमेंट आर्म था, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं, आर पी साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है, ए क्रॉस बी है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा। यहाँ पे मेरे पास थीटा कौन सा एंगल है, इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल है, म्यूचुअल एंगल है, इसके दरमियान पोजीशन वेक्टर के दरमियान या फिर मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम के दरमियान का एंगल है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, आर सिंपल एज इट इज़ रहेगा, पी का एक फार्मूला होता है एम वी, कैसे होता है भाई पी का फार्मूला, पी एम वी के बराबर है, ये रहा भाई, लीनियर मोमेंटम बोला ना मैंने इसको, तो लीनियर मोमेंटम हो गया। अच्छा, और अगर मेरे पास थीटा 90 डिग्री हो भाई, 90 डिग्री के केस में क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आएगा। क्यों आएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इस केस में मेरे पास आएगा मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात समझ आ गई, आई होप सो, ठीक है। अच्छा, और एक और इसके यूनिट ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं भाई, इसके यूनिट्स देखते हैं, ये यूनिट्स इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, इसको डिनोट हम करते हैं एल से, एम वी आर साइन थीटा। तो सबसे पहला तो इसका यूनिट देखें, ये क्या है, केजी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आर क्या है, मीटर है, साइन थीटा, तो ऑब्वियसली अब वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसका कोई अब यूनिट थोड़ी होता है, ठीक है। अच्छा, मीटर को मल्टीप्लाई कर दें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एक यूनिट तो मेरे पास भाई ये वाला आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यूनिट जो है वो हम कैसे निकालेंगे देखें। अच्छा, मेरे पास ये वाला एज इट इज़ आया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ उतार दिया, मैंने सेकेंड से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, किलोग्राम और ये मीटर, हाँ, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकेंड स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय मीटर सेकेंड मेरे पास एज इट इज़ रहा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा भाई, L इज़ इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेरे पास बराबर होता है न्यूटन के, कैसे, F इज़ इक्वल्स टू एम ए से।
मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल आ जाएगा, इस पूरे फैक्टर को देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया न्यूटन। और ये मीटर इंटू सेकंड क्या होता है मेरे पास, ये मीटर इंटू सेकंड, सॉरी न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड, न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर जो होता है वो होता है जूल। कैसे, वर्क डन का एक फॉर्मूला पड़ा था, F.D, न्यूटन इंटू मीटर हमारे पास बराबर आया था जूल के, ठीक है। तो एक मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया वो है जूल सेकेंड, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ये रहा और एक मेरे पास ये रहा। ये वाला जो मैंने पूरा निकाला है जूल सेकंड, ये मैंने ड्राइव करके निकाला है, सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे मूव करने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। अच्छा, फ़र्ज़ करो मेरे पास एक पार्टिकल है, वो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और पार्टिकल का जो मास है ना वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये मेरे पास एक पार्टिकल है, उसका मास m है, ठीक है। उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगी, ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लग गई एक, जिसकी वजह से इसने रोटेशन मोशन परफॉर्म कर दिया। ओरिजिन से लेके सरकमफेरेंस तक का फासला क्या है मेरे पास, r है। फोर्स क्या लगाई मैंने, F लगाई। अच्छा, मैंने क्या बताया था, फोर्स जो काम लीनियर डोमेन में करती है, टॉर्क वो काम एंगुलर डोमेन में कर रहा होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, रोटेटरी मोशन परफॉर्म हुआ है, फोर्स लगी है, तो यहाँ पे क्या आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। क्या आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, तो पार्टिकल मेरा क्या हुआ है, रोटेट हुआ है, तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर, जाहिर सी बात है, क्योंकि टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, R इंटू एफ, ठीक है, R इंटू एफ पढ़ा था, ठीक है। R क्या था हमारा, मोमेंट आर्म, ठीक है, और F क्या है, अप्लाइड फोर्स। अच्छा, और मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ से ये स्टेटमेंट प्रूफ है, F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि अगर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। हाँ भाई होगी, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। अभी पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं उसमें सब यही बात हुई है कि फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि एंगुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, जो मेरे पास एक्सेलरेशन थी, जिसको लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल रहे होते हैं, वो थी मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे आएगी उसको देखते हैं भाई। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था उसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वो बराबर था r इंटू एल्फ़ा के, और एल्फ़ा क्या थी, एल्फ़ा थी मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या थी भाई, यहाँ वो पूरा सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि पार्टिकल था, उसकी यहाँ पे मतलब छोटा छोटा करके डिस्टेंस लिया था, वेलोसिटी छोटी सी जो करके फिर ली थी हमने ना, मतलब जब थीटा को छोटा बिल्कुल कंसिडर कर लिया था, तो जो वेलोसिटी थी हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या आ रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पूरा ये रिलेशन स्टैब्लिश करके दिखाया था, तो लाजिम है पीछे वाली वीडियो देखिएगा जब भी ये समझ आएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई इसको यहाँ पे सिंपल पुट कर दिया भाई। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, एम आर एल्फ़ा, ये रिलेशन बन गया। मैंने क्या किया, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया भाई, और दोनों तरफ मैंने r से मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों तरफ मैंने r से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे क्या हुआ, फिर r स्क्वायर हो जाएगा भाई, r इंटू आर क्या होगा, r स्क्वायर। अच्छा, r इंटू एफ क्या बढ़ाया था मैंने, टॉर्क के इक्वल होता है एम आर स्क्वायर एल्फ़ा। अच्छा, ये क्या है, ये मेरे पास एम आर स्क्वायर क्या चीज़ है भाई, ये मेरे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर काफ़ी अच्छे से बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में, तो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये पूरा पढ़ने के लिए, टॉर्क पढ़ने के लिए आपको लास्ट लेक्चर, लास्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना लाजिम है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास रिलेशन आ गया टॉर्क और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको हटाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट को हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी आ गया मेरे पास, टॉर्क, ये मेरे पास रिलेशन स्टैब्लिश हो गया है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। वेयरएज आई क्या था मेरे पास, आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ पे हम इसको रोटेशनल इनर्शिया भी कह रहे थे, ठीक है। तो आई होप तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम वो देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ठीक है, अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ। उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपने पास। अच्छा, आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि फ़ोर्स जो होती है, फ़ोर्स को हम रेट ऑफ
चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह रहे होते हैं। यानी कि फोर्स लीनियर डोमेन में क्या कर रही होगी, लीनियर मोमेंटम को चेंज कर रही होगी। तो टॉर्क क्या कर रहा होगा मेरे पास, वो चेंज करेगा एंगुलर मोमेंटम को। तो टॉर्क को हम एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कह रहे होते हैं। अच्छा, अभी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कैसे आया, ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कैसे आया था, ये ऐसे आया था भाई। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है मेरे पास, F इज इक्वल्स टू एम है, यानी फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होती है मेरे पास, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, डेल्टा टी को 1 मिनट के लिए ज़रा यहाँ रखें, वी एफ माइनस का वी आई। अच्छा, एम को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा टी को 1 मिनट के लिए ज़रा बाहर रखें, डेल्टा टी एम वी एफ माइनस एम वी आई, ठीक है। अच्छा, मेरे पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल्स टू एम वी ना, ये क्या है एम, ये क्या है भाई, ये वी एफ है भाई। अच्छा, एफ इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास क्या हुआ, एम वी क्या हो गया मेरे पास, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनल हो जाएगा, ये होगा पी एफ माइनस पी आई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ना। अच्छा, ये डेल्टा टी एज इट इज़ आया। अब फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज होता है हमारे पास, ये डेल्टा वी जैसा था ना, वी एफ माइनस वी आई, तो ये क्या है मेरे पास, चेंज है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हम इन शॉर्ट ये भी कहते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। तो फोर्स लीनियर डोमेन में क्या कर रही है, लीनियर मोमेंटम को चेंज कर रही है। तो टॉर्क क्या कर रहा है, एंगुलर डोमेन में एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर रहा है। अच्छा, तो इससे एक बात ये भी समझ आती है कि अगर मेरे पास टॉर्क, ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो दूसरी लगने वाली फोर्स है, दूसरी लगने वाली फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। अगर इस तरफ से भी 1 न्यूटन लग रही है और इस तरफ से भी 1 न्यूटन लग रही है, तो इसका मतलब है वो बैलेंस है, कंजर्व्ड हो जाएगा फिर मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस जहाँ से भी लग रही है एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। सेम चीज़ यही टॉर्क पे भी अप्लाई होती है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा होता है कि भाई अगर अनबैलेंसिंग टॉर्क मेरे पास अगर ये ज़ीरो है, अनबैलेंसिंग टॉर्क, अनबैलेंस से क्या मुराद है भाई, अगर यहाँ पे जैसे अगर लीनियर में बात करूँ मैं, अगर यहाँ से 1 लग रही है, यहाँ पे 2 न्यूटन लग रही है, तो अब ये तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। अब तो सेम फोर्सेस नहीं लग रही कि दोनों के इफेक्ट को भाई कैंसिल आउट करें या बैलेंस करें, ठीक है। अगर मेरे पास अनबैलेंसिंग टॉर्क ज़ीरो हो जाता है तो मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं लग रहा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, चेंज ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लगने वाला टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट कैसे होगा टॉर्क के ज़ीरो होने पे, ये बात हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कैसे होगा ये चीज़ हमारे पास, डेल्टा एल कैसे कांस्टेंट आएगा टॉर्क के ज़ीरो होने से, हम लोग अभी देखते हैं डेरिवेशन में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए मेरे पास एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जैसे आपकी बुक में डायग्राम बनी है वैसे ही रहते हुए चल लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे। अच्छा, ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होगी, कैसे भाई, एंगुलर मोमेंटम का एक और बस ये फॉर्मूला है तीसरा, एल इज इक्वल टू ओमेगा आई। ये आपकी किताब में नहीं है, बस इसको अपने जहन में रख लेगा, ठीक है। इससे क्या बात समझ आ रही है हमें, एंगुलर मोमेंटम ओमेगा की डायरेक्शन सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे है तो उसका लीनियर मोमेंटम समहाउ एम वी होगा, क्योंकि भाई यहाँ से मूव करना शुरू हुआ है, कुछ मास था पार्टिकल का, जब भी एम आया, जब भी इसका लीनियर मोमेंटम था। अच्छा, ये डिस्टेंस मेरा आर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हमने, वैसे हम ओरिजिन को यहाँ कंसिडर करते हैं, लेकिन हमने इस केस में क्या किया हुआ है, ये आपकी किताब में था वैसे, कि हमने ओरिजिन को थोड़ा नीचे एक्सटेंड करके कंसिडर किया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है। अब जो थीटा के सामने वाली साइड है वो क्या है, मेरी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मेरे पास जो ये वाला आर था मेरे पास, ये हो गया आर परपेंडिकुलर और ये वाला है आर पैरेलल, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को जब प्लस करेंगे तो मेरे पास ये वाला रिजल्टेंट आर आ जाएगा सिंपल ज़बान में, ठीक है। तो मेरे पास भाई अब जो टोटल मोमेंटम है जिसको एल से डिनोट करते हैं वो क्या था भाई, मैंने पढ़ा था भाई आर क्रॉस पी, ठीक है। अच्छा, अब जो आर है मेरे पास, आर क्या होगा मेरे पास, आर पैरेलल प्लस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये यहाँ पे पुट करें, आर
पैरेलल प्लस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना ये वाला मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस है इनटू पी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई कैसे होगा, आर पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट पी प्लस ये वाला प्लस एज इट इज़, पी को इससे मल्टीप्लाई करें, आर परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट में पी लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब मुझे देखना है कि मेरे पास टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड यानी कि ज़ीरो कैसे होगा, देखते हैं भाई। अच्छा, मैंने पहले देखा कि एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू आर पैरेलल कंपोनेंट के थ्रू क्या आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू आर पैरेलल कंपोनेंट, आर पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या होगा मेरे पास। अच्छा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है मेरा, ये जो आर पैरेलल है ये इसके परपेंडिकुलर के थ्रू आ रहा है। ये देखें, ये मेरे पास जो आर पैरेलल था, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये इसका परपेंडिकुलर साइड बना रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा परपेंडिकुलर और सिंपल आर आ जाएगा मेरे पास, आर पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इनटू पी, ठीक है। अच्छा, ये बात की समझ आती है, ठीक है। यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर लें, सिंपल आर पैरेलल इनटू पी, ठीक है, एंगल 90 डिग्री वाला है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड पे डी वाई डी टी से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये डी वाई डी टी क्या है मैं बता देती हूँ अभी, एक सेकेंड। आर पैरेलल तो सेम ही है, ठीक है, डी पी अपॉन डी टी। अच्छा, ये जो डी अपॉन डी टी है यानी कि चेंज इन द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, छोटे से चेंज को हम सिंपल ज़बान में डी अपॉन डी टी कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो चेंज है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा एल से, ठीक है, डेल्टा एल से चेंज को डिनोट करते हैं। आर पैरेलल सेम आया। अच्छा, चेंज है ये डी अपॉन डी टी क्या है, चेंज। डी पी अपॉन डी टी क्या है, ये पी क्या था, चेंज, ये सॉरी पी क्या था मेरे पास, लीनियर मोमेंटम। तो डी अपॉन डी टी यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हुआ मेरे पास, फोर्स। अच्छा, आर इंटू एफ क्या होता है मेरे पास, वो क्या होता है, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क होता है मेरे पास। अच्छा, अब जो मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो क्या बात कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कंजर्व्ड होगा यानी कि चेंज नहीं होगा अगर टॉर्क ज़ीरो हो जाए। यानी कि एंगुलर मोमेंटम की तरफ से शर्त क्या है भाई कि टॉर्क को ज़ीरो होना है। अच्छा भाई, टॉर्क ज़ीरो हो गया तो मेरे पास डेल्टा एल किसके बराबर आया, ज़ीरो के बराबर आ गया, ठीक है, डेल्टा एल ज़ीरो हो गया। अच्छा, डेल्टा यानी कि चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं कहूँ मेरे पास किसी भी चीज़ की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम आ जाए तो वो चीज़ इसका मतलब है कंजर्व्ड है। कैसे, मिसाल के तौर पे भाई, अगर मैं एक गिलास ठंडा पानी ग्लास में लूँ और उसको बिल्कुल यहाँ छोड़ा मैंने और थोड़ी देर बाद उसको आके देखा और उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को कंपेयर किया, तो भाई मैं देखूँगी कि अगर मतलब उसके अंदर बहुत सब फ़र्ज़ करो बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी भरी हुई है, मैंने उसको कोई हीट वगैरह कुछ करा ही नहीं। अब अगर मेरे पास जो ग्लास था उसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ भी पड़ी थी, उसको मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, उसकी इनिशियल स्टेट कुछ नोट करी मैंने, थोड़ी देर में ही आई, मतलब 2-3 मिनट बाद आके या 5 मिनट बाद आके देख ली उसको, जबकि मैंने हीट नहीं किया है और आके देख ली मैंने, तो उसकी फाइनल स्टेट भी सेम है। अगर दोनों स्टेट सेम है तो मैं क्या कहूँगी, इसके अंदर चेंज जो है, इसके अंदर चेंज ज़ीरो है, तो उसका मतलब है उसकी जो फाइनल स्टेट थी वो इनिशियल स्टेट के बराबर है, तो उसके अंदर चेंज ज़ीरो है। जब चेंज ज़ीरो है तो मेरे पास वो चीज़ कंजर्व्ड है, यानी कि मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम था वो कंजर्व्ड आया है। एंगुलर मोमेंटम मेरे पास कंजर्व्ड है जब मेरे पास टॉर्क ज़ीरो है। ये वाला मेथड जो मैंने कराया है ये मैंने इसलिए कराया है, ये वाला मेथड जो है ना, ये एल एफ माइनस एल आई करके जो मैंने कराया है ये है फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब मैं आपको आपकी बुक के तरीके से भी करा देती हूँ। जो बुक में हुआ हुआ है वो इंटीग्रेशन मेथड से हुआ हुआ है, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन अभी आपने नहीं पढ़ी ऑब्वियसली, और अभी बहुत सारे लोग मेडिकल के भी होंगे ज़ाहिर है, तो इंटीग्रेशन आएगी आपके पास वैसे तो सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग वालों के पास, वैसे तो मेडिकल के पास नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ तक तो भाई सिंपल आ गए थे, डी एल अपॉन डी टी जब टॉर्क के इक्वल आ गया था, यानी टॉर्क के इक्वल आ गया था। अच्छा, अब हमने क्या किया था, टॉर्क को ज़ीरो लिया था। ये मैं आपके इंटीग्रेशन से करके दिखा रही हूँ, इंटीग्रेशन से कैसे होगा। इंटीग्रेशन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, इंजीनियरिंग वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, वो सेकेंड ईयर में ही आएगी, और आएगी तो बस फिर लग पता जाएगा क्या है। तो अभी टॉर्क को क्या किया हमने, ज़ीरो के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि अगर टॉर्क ज़ीरो होगा, यानी कि अगर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट अगर ज़ीरो होंगे,
यानी कि अगर टॉर्क बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, ज़ीरो होंगे यानी कि रिजल्टेंट, तो मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा भाई, सिंपल ज़बान में। dl/dt ज़ीरो के बराबर आ गया, क्यों भाई, टॉर्क ज़ीरो है। अच्छा, dl dt को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, ज़ीरो हो जाएगा, dl = 0। अब मेरी एक बात सुनिएगा, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ना, इंटीग्रेशन को हम ऐसे, इस सांप, ये सांप दिख रहा है ना, ये भाई, ये इससे बस डिनोट करते हैं, ये एक तरीका है इसको डिनोट करने का, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। अभी मैं इसको बिल्कुल डिटेल में नहीं लेके जा रही, मैं सिंपल बता देती हूँ, किसी भी वेरिएबल के ऊपर ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है ना, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, इसके आगे इसका चेंज मौजूद है, यानी कि dx, ये x है मेरे पास एक वेरिएबल, इसके सामने इसका चेंज है जो कि मैंने dx से शो किया हुआ है। d क्या है, चेंज इन x। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर एक बढ़ा के लिख देंगे। अभी पावर क्या है, 1 है, जब इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट यानी कि सिंबल है ना, इसका मतलब सिंपल, ये जब हटेगा तो पावर एक इंक्रीज़ हो जाएगी, ये सिंपल x² हो जाएगा। अब अगर मैं करूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जैसे आपकी किताब में और वैसे करके दिखा रही हूँ, dl और 0, ठीक है। अच्छा, मैं सिंपली बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं हो, सिंपल चेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल dx लिखा हुआ है यानी कि चेंज इन x। तो यहाँ पे अगर x नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 है, जो कि किसके बराबर है, x की पावर 0 किसके बराबर होती है, x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। भाई किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे जब x की पावर, यानी कि x नहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब x की पावर 0 है, तो वो किसके बराबर, 1 है। यहाँ पे छुपा हुआ 1 लिखा हुआ है भाई, सिंपल ज़बान में अगर मैं कहूँ तो। इसके ऊपर जब इस चेंज इन x के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो जब ये सिंबल हटेगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, यहाँ पे एक छुपा हुआ x की पावर 0 लिखा हुआ है, उस x की पावर 0 में जब ये साइन हटेगा तो एक 0 में 1 ऐड हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, तो 0 + 1 क्या होता है, 1, तो सिंपल x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या आया, x आया, तो dl की इंटीग्रेशन क्या आएगी, सिंपल l आएगी। और अच्छा, यहाँ पे एक बात ने दिमाग में रख लिएगा। अच्छा, मैं ना इसकी इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे भाई इंशाल्लाह सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन जब 0 पे कभी भी अप्लाई होती है ना, जब भी इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल है ना इंटीग्रेशन का, ये जब भी कभी 0 के ऊपर अप्लाई होती है तो आंसर सिंपल मेरे पास आता है कांस्टेंट आंसर, उसको हम c से डिनोट करते हैं। मेरे पास सिंपल एक आंसर निकल के आता है जिसको हम c से डिनोट करते हैं, यानी कि ये तो l था ना, यहाँ पे l था, ये इसके ऊपर जब भी 0 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो आंसर मेरे पास निकल के आता है एक नंबर c, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन जो मैंने करके दिखाई है ना, ये सिंपल इस वजह से करके दिखाई क्योंकि आपकी बुक में ऐसे हुई हुई थी, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग वाले इंशाल्लाह, अगर ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है मैथ्स के लिए तो ये, ठीक है। अच्छा, कम टू द टॉपिक, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बता रहा होता है, सिंपल हमने जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जब भी कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बात बोल रहा था, वो बोल रहा था कि टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का सिर्फ उस सूरत में कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा, सिर्फ उस सूरत में जब टॉर्क, एक्सटर्नल एक्ट करने वाला टॉर्क मेरे पास 0 हो जाए। जब मेरे पास टॉर्क 0 हो गया तो मेरे पास चेंज क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया। ये एक मैंने मेथड से करके दिखाया, ये इंटीग्रेशन से भी करके दिखा दिया कि L मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने ये टॉर्क का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, कवर किया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स इसके कवर करने पे आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।